It's time to learn physics. फिजिक्स पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, घर बैठे फिजिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Welcome back to our next lecture of electrostatics. Today we will discuss about numericals on equilibrium. ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम का चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज उसका हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, वेयर शुड द थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये है कि दो चार्ज Q और Q आपके पास रखा हुआ है किसी डिस्टेंस R पर। ठीक है, आपको ये चेक करना है किस पोजीशन पर थर्ड चार्ज Q को रखें कि ये क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम चैप्टर पढ़ाए थे बताए थे इक्विलिब्रियम के बारे में कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो हम बताते हैं क्या कि इक्विलिब्रियम मेनली दो तरह का था, एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम यानी लीनियर, और दूसरा क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो यहाँ पे आपको फोर्स कैसा लगेगा, हमेशा लीनियर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यानी लीनियर फोर्स मतलब लीनियर एक्सिस से प्रोड्यूस होगा, यानी यहाँ पे हम कंपेयर बात करेंगे लीनियर इक्विलिब्रियम के। ठीक है, तो लीनियर इक्विलिब्रियम मतलब बोला जाए तो अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो, यानी किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स लगने वाला फोर्स अगर जीरो हो तो हम बोलेंगे वो बॉडी इसमें है, इक्विलिब्रियम में है। और कौन से इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अगर हम किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं वो कंडीशन किसका होगा, इक्विलिब्रियम का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थर्ड चार्ज Q जो प्लेस करना है वो ऐसे पोजीशन में प्लेस करना है कि वो किस कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के लिए प्रूफ क्या करना पड़ेगा हमें, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, तो हम नेट फोर्स जीरो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए कैपिटल Q चार्ज यहाँ रखते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, तो व्हाट कीजिएगा, अगर फर्स्ट पॉइंट पे चार्ज को हम रखेंगे यहाँ पर तो ये प्लस चार्ज करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन, क्या फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेंगे। और देखिए दोनों फोर्स क्या सेम डायरेक्शन में आ रहा है, अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या कभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड होगा जीरो नहीं हो पाएगा। हाथ में आ रही है, यानी फर्स्ट पोजीशन इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉल करते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर फिफ्थ पॉइंट पे हम रखेंगे चार्ज को तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस और प्लस क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन यानी फोर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर इसकी बात करें तो ये भी प्लस प्लस रिपल्सन, फोर्स इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्या सेम डायरेक्शन में हो गया, तो क्या कभी घट कर जीरो हो सकता है, नहीं। अगर ये घट कर जीरो नहीं हो सकता है तो क्या इक्विलिब्रियम में हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ पोजीशन पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, यानी फिफ्थ पोजीशन में इक्विलिब्रियम का पोजीशन नहीं है, यानी फिफ्थ पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गौर करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, हमारा सेकंड। और अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो इस सेकंड पॉइंट को अगर गौर करें आप, अगर Q चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे सेकंड पॉइंट पर तो क्या कीजिएगा, अगर ये Q यहाँ रहेगा, ये दोनों क्या है, प्लस, क्या फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन, क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये Q चार्ज की बात करते हैं, ये भी Q और Q क्या है, दोनों पॉजिटिव, क्या होगा, रिपल्सन, फोर्स कहाँ लगेंगे, इस डायरेक्शन रहेगा, यानी क्या यहाँ पे आपको दो फोर्स अपोजिट नेचर का दिख रहा है, तो अगर नेचर का अपोजिट दिख रहा है तो इक्विलिब्रियम तो होना चाहिए, लेकिन हम गौर करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हम चेक करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है या नहीं है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा तभी दोनों सबट्रैक्ट में क्या होंगे, जीरो। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग F1 और F2 का वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो गौर कीजिए, अगर हम इस सेकेंड पोजीशन पर हम रखे हैं Q को, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, x। तो बताइए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, क्या R माइनस एक्स हो जाएगा, होगा। तो गौर कीजिए, अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करें तो F1 कितना हो जाएगा, K Q अपॉन x का स्क्वायर। अगर हम F2 कैलकुलेट करें तो K Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
क्या दोनों मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है आपको? नहीं। देखिए के क्यू क्यू तो सेम है, क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में? नहीं। यानी क्या वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? नहीं। यानी सेकेंड कंडीशन भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए और करता है नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन। क्या? फोर्थ पोजीशन। अगर फोर्थ की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फोर्थ पोजीशन है। ध्यान दीजिए कैपिटल क्यू को अगर हम कैपिटल क्यू रखेंगे तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव क्या इसको रिपेल करेगा? F1। अगर इसकी बात करें तो ये भी इसको रिपेल करेगा, क्या? F2। अगर यहां से भी माने डिस्टेंस x तो ये कितना हो जाएगा? R माइनस एक्स। अगर R माइनस एक्स नोट कीजिएगा, अगर F2 निकाले हम तो सेम के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर F1 कॉल करेंगे तो के क्यू क्यू अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सेम कंडीशन, क्या वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड? नहीं। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इसका मतलब फोर्थ पोजीशन भी इक्विलिब्रियम को सपोर्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए लास्ट पॉइंट का जाना, बस थर्ड पॉइंट बचा, ठीक है। ना देखिए थर्ड कहाँ है? जस्ट मिड पॉइंट पे, यानी r/2 डिस्टेंस पे। तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा? r/2। तो अगर थर्ड पॉइंट पे अगर हम लोग क्यू चार्ज को रखेंगे तो वर्क कीजिए, प्लस प्लस रिपल्सन, क्या एक फोर्स इधर लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, क्या ये फोर्स इधर लगेगा F2। अगर F1 की बात करें हम तो वैल्यू के क्यू क्यू क्या डिस्टेंस कितना है हम? r/2 का होल स्क्वायर। अगर F2 देखेंगे तो के क्यू क्यू r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो गौर कीजिए, क्या मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है आपको? दिख रहा है। इसका मतलब थर्ड पोजीशन इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, यानी इसका आंसर क्या है हमारे पास? थर्ड पोजीशन। ऐसा पोजीशन थर्ड पोजीशन कैसा है? इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स क्या है यहाँ पर? जीरो। यानी डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट, एंड मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम। यानी नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। यानी कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको इक्विलिब्रियम प्रूव करना हो तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपको वर्क करना है कि किस पोजीशन पर दोनों का फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है? अपोजिट आ रहा है। क्या आ रहा है? अपोजिट। और उसके बाद दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? सेम। यानी दो कंडीशन, यानी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखकर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो इक्विलिब्रियम का है कि नहीं। डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा? बॉडी इक्विलिब्रियम होगा। यानी क्यू चार्ज को इस पोजीशन पर क्या हो रहा है? अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ से कि ये क्यू था और ये क्यू चार्ज था, तो कहाँ आया इक्विलिब्रियम? सेंटर पे आया। कहाँ? सेंटर पे। इसका मतलब ये हुआ है किसी भी पॉइंट को कोई भी चार्ज अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का रखा हो, वैसा सेम मैग्नीट्यूड का और सेम नेचर का, तो हमेशा इक्विलिब्रियम उसके मिड पॉइंट पर ही आएगा, यानी r/2 डिस्टेंस पर रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा, 10 कूलम एंड 10 कूलम चार्ज रखा हुआ है 20 मीटर के डिस्टेंस पर। बताइए थर्ड पॉइंट किस पोजीशन पर रखे हैं? 10 मीटर पर। बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में भी आपको इक्विलिब्रियम का पोजीशन भी पूछा गया है। और ध्यान दीजिएगा इस अरेंजमेंट में यहाँ पे क्या आपके पास रखा हुआ है? -q चार्ज, और यहाँ क्या रखा हुआ है? 4q चार्ज, ठीक है। यानी -q एंड +4q चार्ज रखा हुआ है। आपसे पूछा गया किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। गौर करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर सेम हो, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और नेचर सेम, तो इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पर? सेंटर पर। किस पर? सेंटर पर। तो गौर कीजिएगा, क्या यहाँ -q चार्ज है, क्या ये +4q चार्ज है, क्या नेचर सेम या अपोजिट? अपोजिट। दोनों का नेचर क्या है? जस्ट अपोजिट। अगर नेचर अपोजिट है, जब नेचर सेम था तो इन दो चार्ज के बीच में आया था इक्विलिब्रियम। नेचर जस्ट क्या है? अपोजिट। क्या इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में आएगा? तो नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। नेचर जस्ट क्या है? अपोजिट। इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच नहीं आएगा। पिछले क्वेश्चन में देखे थे दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था और नेचर भी सेम था। जब नेचर सेम था तो इन दोनों के बीच में आया, ठीक है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और नेचर भी सेम हो तो कहाँ आएगा? जस्ट सेंटर पर आएगा, ठीक है। यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? जस्ट अपोजिट। मैग्नीट्यूड भी क्या है? डिफरेंट। नेचर भी क्या है? डिफरेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चेक कर लेते हैं क्या इनसाइड यानी बिटवीन द चार्ज क्या इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो गौर कीजिए, ध्यान दीजिए,
इस पॉइंट की बात करें तो अगर क्यू चार्ज यहाँ रखेंगे हम लोग, क्या ये प्लस है और ये माइनस, क्या होगा दोनों के बीच में? अट्रैक्शन। क्या ये फोर्स इधर लगेगा? समझ में आ रहा है? ये क्या है? +4q। ये भी क्या है? प्लस, क्या होगा? रिपल्सन। ध्यान दीजिए, रिपल्सन। क्या दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में कभी फिर हो सकता है? नहीं हो सकता है। थर्ड पे बात करें हम लोग, थर्ड की भी अगर बात करेंगे हम, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इससे रिपेल करेगा। प्लस प्लस, क्या इक्विलिब्रियम? नहीं। क्या 4 में हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? द सेम चीज़, अगर यहाँ क्यूब हम रखेंगे तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ से समझ में आ गया कि अगर दोनों चार्ज का नेचर जस्ट अपोजिट हो तो इक्विलिब्रियम बिटवीन द चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी जब भी होगा तो बाहर होगा। ठीक है, अब गौर कीजिए, बाहर में चेक करते हैं, मेरे पास 2 पॉइंट है, फर्स्ट और फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, दोनों में से कौन से पोजीशन पर इक्विलिब्रियम होगा? ठीक है, तो गौर कीजिए, अगर हम फिफ्थ की बात करें तो अगर क्यू चार्ज रखेंगे तो कौन सा नेचर? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव क्या रिपल्सन? F1। किसी को कोई दिक्कत नहीं। गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस पॉइंट को हम नीचे लिखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, कहाँ लगेगा फोर्स? एक F1, यानी ये फोर्स कहाँ लगेगा? इधर, रिपल्सन। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? माइनस, और ये क्या है? प्लस। क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। क्या फोर्स लगेगा इधर? समझ में आ रहा है? F2। क्या फोर्स का नेचर? डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। क्या इक्विलिब्रियम होने का चांस है? पर क्या इक्विलिब्रियम में है? तो इक्विलिब्रियम होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन देखना जरूरी है कि मैग्नीट्यूड भी? तो दोनों डायरेक्शन तो हमें अपोजिट मिल रहा है, यानी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होकर 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 कब होगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो गौर करते हैं, अगर F1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो F1 कौन से फोर्स है? इन दोनों के बीच का फोर्स है। तो देखिए क्या लिखेंगे? K कैपिटल Q इंटू 4Q अपॉन R²। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारे पास क्या है? x है, तो क्या इसको लिखेंगे? x²। नेक्स्ट लिखिएगा, F2 की बात करें हम लोग, तो F2 से बात करें तो यहाँ से इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताइएगा ध्यान से। तो क्या ये यहाँ से यहाँ r और यहाँ से यहाँ x, तो क्या लिखेंगे? टोटल r प्लस x का होल स्क्वायर। अब आपको चेक करना है क्या दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या नहीं हो सकता। गौर कीजिए, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ से गौर कीजिएगा, F का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कूलम्स लॉ के अनुसार? तो F इज इक्वल टू होता है हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R², यानी चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए R की बात करें तो R से क्या है? जस्ट इन्वर्स रिलेशन है। कैसा है? इन्वर्स। मतलब R अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा, जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे R का वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब गौर करते हैं F1 F2 का वैल्यू के मैग्नीट्यूड को गौर करते हैं, दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, गौर कीजिए F1 को, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो यहाँ Q इंटू 4Q और यहाँ Q इंटू Q, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा फोर्स की वैल्यू की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने के चलते फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर गया इंक्रीज। नेक्स्ट डिस्टेंस की बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा इस डिस्टेंस की बात करें तो इस Q चार्ज का डिस्टेंस इससे x है और इससे कितना है 4r प्लस x है, यानी इसका डिस्टेंस क्या है? थोड़ा कम है। क्या इस Q चार्ज का इससे डिस्टेंस क्या है? कम है। अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, यानी ये डिस्टेंस कम यानी फोर्स यहाँ भी क्या कर गया? इंक्रीज। यानी कि फोर्स जो है वो दोनों केस में यहाँ इंक्रीज कर गया। मैग्नीट्यूड बढ़ा फोर्स बढ़ा, डिस्टेंस घटा फोर्स फिर बढ़ा, यानी दोनों केस में फोर्स का वैल्यू क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। ठीक है, यहाँ बात कीजिए, यहाँ देखेंगे मैग्नीट्यूड कम तो फोर्स भी कम, डिस्टेंस ज़्यादा
डिस्टेंस क्या है ज़्यादा, तो फोर्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी इस केस में, दोनों केस में फोर्स क्या कर गया, कम गया। यानी इस केस में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ा, डिस्टेंस घटा तो फोर्स फिर से बढ़ा। बात समझ में आ रही है। और इसकी बात करें हम तो मैग्नीट्यूड कम, फोर्स कम, डिस्टेंस ज़्यादा, फोर्स और कम, क्या बैलेंस हुआ, नहीं हुआ। यानी इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और क्या डिस्टेंस भी कम है, ठीक है। यानी इस केस में भी इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी डायरेक्शन तो अपोजिट है पर इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस पोजीशन पर अगर हम क्यू चार्ज को रखते हैं तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, ये माइनस है और ये प्लस, क्या फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। ये प्लस और ये प्लस क्या होगा, रिपल्सन, क्या रिपल्सन, यानी F2। क्या यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है, यानी यहाँ भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, पर कब, जब मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो गौर कीजिए, F1 को कैलकुलेट करना हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से K Q इंटू Q एंड डिस्टेंस कितना है, x। अगर हम F2 कैलकुलेट करने जाएं तो F2 हो जाएगा आपके पास कितना, 4Q एंड Q, यानी K इंटू Q इंटू 4Q अपॉन R स्क्वायर। R कितना है यहाँ से, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस F1 की बात करें तो F1 का मैग्नीट्यूड, गौर करें दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर करें, F1 और F2 का चार्ज के मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, कम, यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा। यानी मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे कम है तो फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, कम होगा। लेकिन गौर कीजिए, डिस्टेंस दोनों कंपेयर कीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम, यहाँ डिस्टेंस क्या ज़्यादा, तो यहाँ पे चार्ज के चलते मैग्नीट्यूड के कम तो फोर्स कम, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू कम होने के चलते फोर्स फिर से इंक्रीज कर गया। इसकी बात करें, इसमें देखते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, लेकिन साथ में क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो फोर्स फिर से कर गया, डिक्रीज कर गया। यानी ये जैसे जैसे ऊपर उठा, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास दो पोजीशन था, ठीक है, एक F1 है, दूसरा F2 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके मैग्नीट्यूड क्या कर गया, कम, मैग्नीट्यूड कम तो फोर्स कम, क्या बैलेंस है अभी, नहीं। अगर इसकी बात करें हम F2 का, तो F2 का मैग्नीट्यूड Q इंटू 4Q, मैग्नीट्यूड ज़्यादा, फोर्स इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें डिस्टेंस का, इसका डिस्टेंस कम तो फोर्स बढ़ गया। इसमें डिस्टेंस ज़्यादा ही कम, ज़्यादा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, देखिए क्या हो गया कि बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, ज़्यादा कम है, यानी मैग्नीट्यूड इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो डिस्टेंस क्या कर गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नेचर जस्ट क्या है, अपोजिट है, तो इक्विलिब्रियम हमेशा आउटसाइड आ रहा है, क्या आ रहा है, आउटसाइड। अब उसमें भी कंडीशन क्या दिख रहा है हमें कि आउटसाइड है, तो आपके पास आउटसाइड 5 भी है, आउटसाइड 1 भी है, तो कौन से पोजिशन पर आया, 1। तो 1 पोजिशन की अगर देखें, फर्स्ट पोजिशन की बात करें तो फर्स्ट में चार्ज क्या है, Q, मैग्नीट्यूड क्या है, Q, और इसका क्या है, 4Q। किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका, कम किसका है, Q का। तो बताइए कि हमेशा इक्विलिब्रियम किस पे आ रहा है, हायर मैग्नीट्यूड पर कि लोअर मैग्नीट्यूड पर, तो लोअर मैग्नीट्यूड पर। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये पता चला कि अगर नेचर डिफरेंट हो तो आउटसाइड द चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब किस पोजीशन पर, तो हमेशा स्मॉलर चार्ज के नज़दीक, यानी जहाँ पे स्मॉलर चार्ज रहेगा उसी के नज़दीक हमारा कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम लोग देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पर आया, तो हमेशा स्मॉलर चार्ज की ओर है, ठीक है। यानी जब भी इक्विलिब्रियम दोनों अगर अपोजिट नेचर के हों तो इक्विलिब्रियम हमेशा आउटसाइड चार्ज आएगा, और वो भी किस पोजीशन पर, तो नियर स्मॉल चार्जेस। यानी मान लीजिए ये हमारा जो स्मॉल Q चार्ज था वो इस पोजीशन पे क्या आया, इक्विलिब्रियम में आया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये आएगा कि बताइए वो पोजीशन जिस पर क्या आया, इक्विलिब्रियम आया, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इस इक्विलिब्रियम का पोजीशन, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए, अगर हमें इक्विलिब्रियम का पोजीशन फाइंड करने के लिए कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो गौर कीजिएगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है हमारे पास, नेट फोर्स 0। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे फोर्स लगा कौन रहा है, एक क्यू चार्ज और दूसरा 4Q चार्ज लगा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। क्या होगा इसके दोनों के बीच में, अट्रैक्शन। क्या फोर्स लगेगा F1 इस डायरेक्शन में, ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस। क्या होगा, रिपल्सन। फोर्स का डायरेक्शन इधर F2। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, कौन सा, क्यू चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। यानी कि क्या यहाँ से हम F1 इज इक्वल टू F2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये किस में है, हमारा इक्विलिब्रियम में है। किस में है वो, इक्विलिब्रियम में है, यानी F1 इज इक्वल टू F2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर F1 इक्वल टू F2 लिख सकते हैं तो गौर कीजिएगा कि F1 अगर कैलकुलेट करने जाए तो फॉर्मूला कि Q अपॉन R², R की जगह क्या है हमारे पास, x²। अगर हम F2 की बात करें तो F2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बताइए ध्यान से यहाँ के बीच में F2 लग रहा है, तो फॉर्मूला K 4Q इंटू Q अपॉन R²। बताइएगा R यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से यहाँ R और यहाँ से यहाँ x, देन R प्लस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए, के कैंसिल, Q से Q कैंसिल है, Q से Q भी कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास लिख सकते हैं इसको 4x² इज इक्वल टू R प्लस x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए कैसे सोल्व करेंगे, 4x² है, क्या इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या R प्लस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या हम बेस को सेम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू R प्लस x। अगर R प्लस x है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या 2x यानी x इज इक्वल टू R, यानी R मीटर पे अगर हम Q चार्ज को रखेंगे तो वो किस कंडीशन में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। यानी अगर आपको कैलकुलेट करना हो इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या है, नेट फोर्स 0 है। और नेट फोर्स 0 है तो दोनों फोर्स क्या करें, हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यानी F1 F2 का वैल्यू पुट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। अगर गौर कीजिएगा ध्यान से, अगर हमें फार्मूला पे करना हो, क्या फार्मूला पे, जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, इक्विलिब्रियम का जब चैप्टर लेक्चर देखिएगा उसमें तो आपको उसमें मिल जाएगा कि हम लोगों ने कैसे फार्मूला टाइप किया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उस फार्मूले को गौर करें हम तो ध्यान दीजिएगा दोनों का नेचर क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो अब नेचर जब अपोजिट था तब फार्मूला आया था हमारे पास Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस Q1 इंटू R। क्या था ये, यानी अगर Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट क्या आया था, नेगेटिव। देखिए ध्यान से, माइनस और प्लस क्या था, माइनस। तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू R। अगर यही क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाता था, क्या पॉजिटिव, तो यहाँ से x का फॉर्मूला कुछ नहीं, माइनस से क्या होता है, सिर्फ प्लस हो जाता है। यानी Q1 अंडर रूट Q2 प्लस Q1 इंटू R। यानी अगर दोनों नेचर सेम हो यानी पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग सीधा सीधे प्लस यूज कर देंगे, और अगर दोनों का नेगेटिव आ जाए तो माइनस यूज करेंगे। यानी हम इसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, दोनों का फोर्स लिखना है। जिस चार्ज जिस का हमें इक्विलिब्रियम प्रूफ करना हो, सिर्फ उस पोजीशन पर क्या करेंगे, हम लोग उस पोजीशन पर चेक करेंगे कि नेट फोर्स 0 है, यानी दोनों फोर्स को हम लोग इक्वेट कर देंगे और x का वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लेंगे, हमें क्या निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकल जाएगा। नहीं तो हमारे पास फार्मूला भी है, ये भी पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। तुम्हारा ये है, खाली गौर कीजिएगा कि यहाँ पर Q1 हमेशा स्मॉल चार्ज ही होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट कॉल करते हैं हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या दिया हुआ है, मान लीजिए Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों Q चार्ज नेचर सेम या अपोजिट, नेचर सेम। अगर नेचर सेम तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, बिटवीन द चार्ज की आउटसाइड द चार्ज, बिटवीन द चार्ज, क्योंकि नेचर क्या है, सेम है। ठीक है, अब समझिएगा नेचर मैग्नीट्यूड सेम या डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम। अगर मैग्नीट्यूड सेम तो कहाँ गया इक्विलिब्रियम, कहाँ गया इक्विलिब्रियम,
इन सेंटर। कहाँ पे आएगा? सेंटर पर आएगा, यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, यानी क्या कैपिटल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा? तो होगा। चेक कर सकते हैं, क्यू रिपल्सन फोर्स इधर, ये रिपल्सन फोर्स इधर, F1 और F2 क्या यहाँ से R/2, यहाँ से भी R/2, क्या दोनों का डिस्टेंस सेम, ये सेम, यानी पोजीशन सेम। बात समझ में आ रही है? अब गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में। कहता क्या है कि इस क्यू चार्ज को हम लोग क्या किए? शिफ्ट कर दिए। क्या कर दिए? शिफ्ट। समझिएगा, इसको क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिए, एंड शिफ्ट करने के बाद इसको रिलीज कर दिए। क्या कर दिए? रिलीज कर दिए। अगर इसको शिफ्ट करके रिलीज कर दिए हम, तो आपको ये बताना है कि ये बॉडी, ये क्यू चार्ज कौन से इक्विलिब्रियम में होगा? अस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अस्टेबल और अनस्टेबल कैसे पता करते हैं? तो गौर कीजिएगा ध्यान से, आपको जब पढ़ाए थे 11th में बताया गया था आप लोग को, ये फिगर शायद याद होगा। एक बॉल रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आज ध्यान देगा, ये बॉल अभी जस्ट मिडिल सेंटर पे रखा हुआ है, तो क्या इस बॉडी पर जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे लग रहा होगा? लग रहा होगा। नेट फोर्स जीरो, कंडीशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आए फिर सूची बदमाशी और क्या किया हम लोग? इसको धक्का दे दी। क्या देखिए? धक्का। अगर धक्का दे तो कहाँ जाएगा बॉल? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। क्या ये बॉल ऊपर जाकर टंग जाएगा? नहीं। अगर इसको देंगे धक्का तो ये ऊपर जाएगा, लौट के क्या फिर से अपने पोजीशन पर आएगा? आएगा, आएगा, आएगा। अगर ये लौट के फिर से अपने पोजीशन पर आ रहा है, यानी अगर किसी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और अगर उसके पोजीशन को डिस्टर्ब करने के बाद फिर से अपने पोजीशन को मेंटेन करने की कैपेसिटी हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे देखें हम, क्या कटोरा उल्टा कर दिए, रख दिए ऊपर क्या? बॉल। क्या रख दिए? बॉल। क्या इक्विलिब्रियम में है? तो होगा, लगेगा नीचे, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, या कंडीशन इक्विलिब्रियम में है। गौर कीजिए, सूझी बदमाशी, दे दिए धक्का। क्या दिए? धक्का। क्या धक्का देंगे तो क्या बॉल इस पोजीशन पर रहेगा? नहीं। क्या करेगा? आगे जाएगा। क्या आगे जाके फिर से लौट के ऊपर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि जैसे ही यहाँ से शिफ्ट करेगा ये बॉल कहाँ गया? नीचे। कहाँ गया? नीचे। अगर ये बॉल नीचे आ गया, क्या ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन रख सका? नहीं। तो अगर कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में हो और अगर उसके पोजीशन को शिफ्ट करने से, यानी उसके बॉडी के पोजीशन में थोड़ा सा भी शिफ्ट लाएं और फिर से अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर सके, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अगर पोजीशन को मेंटेन कर सकता हो तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं कर सकता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब गौर कीजिए ध्यान से, अगर इस क्यू चार्ज को शिफ्ट करके हम यहाँ कर लाकर छोड़ देते हैं, तो बताना है कंडीशन अस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सोचिए, अगर क्यू चार्ज को हम यहाँ लाकर रख दिए, शिफ्ट करके यहाँ छोड़ दिए, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये इसके नज़दीक आएगा, क्या ये इस पर फोर्स लगाएगा? क्या ये इसके नज़दीक आया? नज़दीक आया तो क्या ये रिपेल करेगा? इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, यानी इधर का भी फोर्स लगेगा और इधर भी फोर्स लगेगा। तो ये कौन सा फोर्स पड़ा? F1 बड़ा या F2? कौन सा? F1 क्या होगा यहाँ पर? ग्रेटर होगा F2 से। क्यों? क्योंकि पोजीशन इसके नज़दीक, यानी R का वैल्यू डिक्रीज, R डिक्रीज तो फोर्स इंक्रीज, अब फोर्स इंक्रीज तो F1 का वैल्यू ग्रेटर देन F2। अगर F1 ग्रेटर है तो बताइए ये बॉडी कहाँ शिफ्ट होगा? क्या इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो क्या लौट के फिर से वो इस पोजीशन पर आ रहा है? तो आ रहा है, यानी ये कंडीशन किसका है? अस्टेबल इक्विलिब्रियम का। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, यानी ये हो गया अस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझिएगा, यहाँ पे जो मोशन हुआ वो मोशन किस डायरेक्शन में हुआ? अलोंग द लाइन हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ, यानी ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो किस कंडीशन में है? अलोंग द लाइन। क्या है? अलोंग द लाइन। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, क्यू चार्ज कहाँ रखे? इसके जस्ट मिड पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या किए इस बार? ये फर्स्ट केस,
सेकेंड केस गौर कीजिएगा कि मोशन along motion perpendicular to the line joining। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन क्या किए, इस चार्ज को जो along द लाइन ज्वाइन मूव करवा रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या किए, परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी इसके परपेंडिकुलर मूव करवा रहे हैं, या तो ऊपर या फिर नीचे। आपको बताना है ये कंडीशन इक्विलिब्रियम का होगा, तो कंडीशन तो इक्विलिब्रियम का है, अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल, ये आपको बताना है, सोचना है। ठीक है, सोच लिए, चलिए देखते हैं। देखिए क्या करते हैं, इस क्यू चार्ज को मूव कराकर इस पोजीशन पर लाएं, गौर कीजिएगा, इस पोजीशन पर लाएं तो ये क्यू चार्ज, क्या इस क्यू चार्ज के बीच में क्या लगेगा, फोर्स, क्या होगा, रिपल्सन, अट्रैक्शन, रिपल्सन, क्या ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्यू चार्ज भी कैसे फोर्स लगाएगा, क्या ये फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा, F2 लगेगा। गौर कीजिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, अगर इस फोर्स की हम बात करें तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में है। अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक डायरेक्शन ये आएगा और दूसरा डायरेक्शन ये आएगा। अगर इसको रिजॉल्व करें तो ये डायरेक्शन जाएगा और दूसरा ये डायरेक्शन आएगा, यानी गौर कीजिएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए तो बचा कौन, हमारा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बचा, यानी कि दोनों फोर्स जो हो रहे हैं वो क्या आउटसाइड लग रहे हैं। अगर ये आउटसाइड लगेगा तो चार्ज कहाँ मूव करेगा, इसके अलावा। क्या ये अपने पोजीशन पर आ पा रहा, कभी नहीं आ पाएगा, यानी क्या ये कंडीशन इक्विलिब्रियम का है, तो है, पर स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है। गौर कीजिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये क्यू दिया हुआ है आपके पास, माइनस क्यू, और ये भी माइनस क्यू दिया हुआ है आपके पास, और यहाँ पे रखा हुआ है जस्ट सेंटर पर क्यू। आपको बताना है मोशन कैसा है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। सोचिए क्या होगा, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सोचिए, ध्यान दीजिए, अगर इस क्यू चार्ज को हम इधर की ओर मूव कराएंगे, शिफ्ट कराएंगे, मान लीजिए क्यू चार्ज कहाँ पहुँच गया, यहाँ। अगर ये क्यू चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो गौर कीजिएगा, ये माइनस और ये प्लस, क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। ये प्लस माइनस अट्रैक्शन, क्या फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मान लीजिए इसका हम फिर से क्या करते हैं, रिजोल्यूशन, तो ये अगर F1 है और ये हमारा F2 है तो क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या ये इस डायरेक्शन में आएगा, देखिएगा ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में। देखिएगा ये नेट फोर्स अलोंग द लाइन हो जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या ये दोनों फोर्स क्या इसको फिर से अपने ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आ रहा है, तो लेकर आ रहा है। अगर अपने ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आ रहा है, इसका मतलब ये फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन कर सकता है, यानी इस कंडीशन में बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई, बाकी नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट डे। ओके।